एंड इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। बीजेपी के सिंधिया, आज का मुद्दा है मध्य प्रदेश में। आज भारतीय जनता पार्टी के लीडर, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में हैं। उपचुनाव के बाद पहली बार पहुंचे हैं भोपाल, और भोपाल पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत भी हुआ है। लेकिन इस बीच उन्होंने कई तरह की ऐसी बातें की है, या उनका जो व्यवहार दिखा है उससे लगता है कि सिंधिया बीजेपी के हैं। बीजेपी में रच बस गए हैं महाराज। बदला व्यवहार, बदले सिंधिया। संगदत्त भी पहुंचे सिंधिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से भी उन्होंने मुलाकात की, अलग अलग नेताओं से मुलाकात की। ये तस्वीरें आप देखिएगा, कुछ ताजा तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इन ताजा तस्वीरों में आप देखिए सिंधिया कल कहां कहां पहुंचे, किससे मुलाकात की, और समझ आया कि सिंधिया अब बदल गए हैं। सिंधिया भारतीय जनता पार्टी को समझ चुके हैं, बीजेपी में कैसे चल रहा है, और बीजेपी की रीति नीति व्यवहार सबसे वाकिफ नजर आ रहे हैं। जब यहां पहुंचे तो उनके साथ उनके समर्थक सहित तमाम सारे विधायक मौजूद थे, चाहे तुलसी सिलावट की बात करें या बाकी अन्य नेताओं की। लेकिन जब यहां पहुंचे सिंधिया, तो देखिए आप, ये तस्वीरें हैं, भव्य स्वागत हुआ है उनका। और उन्होंने क्या कहा सिंधिया ने, क्या रहेगा उनका कार्यक्रम, कैसा रहा और क्या उम्मीदें कर रहे हैं वो, सुनिएगा। इसका श्रेय किसी को जाता है तो सर्वप्रथम नमन करके मेरी मध्य प्रदेश की जनता को जाता है, जिस जनता ने आशीर्वाद प्रदान की है शिवराज सिंह जी को इस मध्य प्रदेश में एक सुशासन लाने के लिए। और श्रेय जाता है प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में, और गृह मंत्री अमित शाह जी के सोच विचारधारा के आधार पर तीनों ने मिलके जो एक व्यापक जनता के लिए नीति बनाई है, उसका लाभ जो जन जन के दिल में स्थान पाया है, सभी को जाता है। और भाजपा के आम कार्यकर्ता को जाता है, जिन्होंने तन मन से पूर्ण रूप से चुनाव में कार्य किया। तो देखिए आप, सिंधिया ने एक व्यक्ति का नाम लिया, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और साथ ही अमित शाह। उन्होंने रणनीतिकार लफ्ज का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये सब बता रहा है कि सिंधिया कितने बदले हुए। उन्होंने कहा कि जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं, और मध्य प्रदेश में शिवराज के नेतृत्व में जिस तरह से जनता ने मत दिया है, जिस तरह से जनता ने स्वागत किया है भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाकर, लगता है कि हम एक नई दिशा में जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई, उसमें बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हुई है। बीडी शर्मा जी के यहाँ पर पहुंचे, कल एक शोक सभा थी स्वर्गीय कैलाश सारंग जी की, उसमें भी वो शामिल हुए हैं। लेकिन संघ के दफ्तर में अपने तमाम सारे नेताओं के साथ पहुंचे, मुलाकात की। तो क्या ये कहा जाए कि सिंधिया बदल गए हैं या बीजेपी के सिंधिया? मेरे साथ इस वक्त संदीप पौराणिक जोड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। संदीप जी के पास चलता हूं। संदीप जी, कितना बदल गए सिंधिया, और क्या आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति व्यवहार है, बड़े जल्दी समझ गए सिंधिया? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की हम बात करें तो ये बात सही है कि पिछले 7-8 महीने उन्हें पार्टी में शामिल हुए हैं, भाजपा में शामिल हुए हैं। पहले वो कांग्रेस में रहे हैं तो उनकी राजनीति का अंदाज दूसरा था। अब वे राजनीतिक नए दल में शामिल हुए हैं तो उन्हें कुछ अपने को बदलना भी पड़ेगा। लेकिन सिंधिया के लिए सबसे सहज चीज ये है कि जो एटमॉस्फियर है उनके परिवार का, वो संघ और भाजपा के करीब रहा है। हम देखते हैं तो उनकी 2 बुआ भाजपा में बड़े पद पे रही हैं, उनकी दादी उन लोगों में है जो भाजपा की जन्मदाता है। तो सिंधिया के लिए असहज तो नहीं है भाजपा। हाँ, ये जरूर है कि उन्हें पूरी तरह घुलने मिलने में, अपने समर्थकों को भाजपा के रंग में रंगने में वक्त तो लगेगा। लेकिन सिंधिया को बहुत जल्दी घुलने में दिक्कत नहीं आएगी। घुल रहे हैं वो, और भाजपा के हो रहे हैं। और यही कारण है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया 1 दिन या 2 दिन के प्रवास पर भोपाल आए, तो उस दौरान उन्होंने संघ के दफ्तर जाना नहीं छोड़ा, संघ के दफ्तर भी गए और अपने कार्यकर्ताओं को या अपने समर्थकों को भी साथ में लेके गए। तो कहीं ना कहीं ये मेल की कोशिश है। जो वर्षों से या 2 दशक से 3 दशक से कांग्रेस में रहे हैं कार्यकर्ता या नेता, उनको संघ के करीब लाने की बीच की एक कड़ी साबित होंगे सिंधिया, ये तो तय है। और सिंधिया को वहां घुलने मिलने में व्यक्तिगत तौर पे दिक्कत नहीं आएगी, और वो दिखने भी लगा है। जी जी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और आप बने रहिए मेरे साथ। 2 मेहमान और जुड़ रहे हैं। योगेश यादव है कांग्रेस के प्रवक्ता, साथ ही राजपाल सिंह सिसोदिया रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। लेकिन इस बीच संदीप जुड़ रहे हैं कुछ ताजा खबरों को लेकर, सिंधिया को लेकर क्या प्रोग्राम्स है और किस तरह की चीजें दिखाई दी है। संदीप, आप लगातार कवर करते रहे हैं, ND24 लगातार साथ में रहा, दिखाई दिया, लेकिन कितने बदले हुए, क्या ये कहा जाए बीजेपी के सिंधिया?
बिल्कुल देखिए, बदले हुए तो नजर आ रहे हैं सिंधिया, क्योंकि जिस तरह से कहीं न कहीं संघ में समाहित होते चले जा रहे हैं। भाजपा में अगर आपको घुलना मिलना है तो संघ में सबसे पहले घुलना मिलना होगा। वो चीज आपको पहले नागपुर में देखने को मिली, जब उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, उसके बाद उन्होंने नागपुर में वो गए प्रमुख मुख्यालय में। फिर उसके बाद एक एक करके लगातार संघ के पदाधिकारियों से उनकी मुलाकात होती रही। कल श्रद्धांजलि सभा में पहुंचना था ज्योतिरादित्य सिंधिया को एयरपोर्ट से सीधे, लेकिन सीधे एयरपोर्ट से उनका काफिला पहुंचा संविधा यानी संघ कार्यालय, जहां करीब 1 घंटे उन्होंने बैठक की। 2 पूर्व मंत्रियों और 3 मंत्रियों सहित वो उनका काफिला गया संविधा में, जहां उन्होंने संघ के प्रमुख पदाधिकारियों से मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक गुफ्तगू होती रही इनके बीच में। जिस तरह से बातें भी निकल के सामने आई हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के, और जो अभी चुनाव के दौरान जो घटनाक्रम हुए हैं, वितरघात भी जो आरोप लगाए गए हैं, तो इन सब मुद्दों को लेकर के वहां पर करीब 1 घंटे के बीच चर्चा हुई है। और फिर यह भी चर्चा हुई कि आगे समीक्षा होगी तो किस तरह से आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। तो इन सब विषयों को लेकर के यहाँ पर काफी गहन विचार मंथन हुआ है। संदीप, एक चीज और दिलचस्प देखने को मिली है कि सिंधिया के साथ उनके समर्थक, चाहे तुलसी सिलावट, गोविंद राजपूत, महेंद्र सिंह सिसोदिया या फिर भदौरिया, ओपीएस भदौरिया, ये तमाम सारे लोग हैं जो मंत्री हैं और वो भी साथ दिखाई दिए। तो क्या उनका भी परिचय कराना एक हिस्सा था उसका? बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं, क्योंकि सिंधिया तो जिस दिन से पार्टी से जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से, तो वो संघ के कार्यालय तो उनका आना जाना लगातार लगा रहा। लेकिन अगर हम बात करें उनके समर्थक मंत्रियों की, पूर्व मंत्रियों की, तो वो कहीं ना कहीं उनकी जो निकटता रही, तो वो निकटता देखने को नहीं मिली थी संघ कार्यालय से। तो कल जो जिस तरह से वो लेकर के पहुंचे संघ कार्यालय, तो इस बात में कोई शक नहीं है कि कहीं ना कहीं वो पहचान करवाना चाहते थे। और उनको भी जो रीति और नीति है संघ की और भारतीय जनता पार्टी की, उससे करीबी से, बारीकी से बताना चाहते थे कि क्या है संघ क्या है और भारतीय जनता पार्टी की जड़ कहां है। तो ये चीजें यहां पर कहीं न कहीं बताने की कोशिश की गई है। तो एक तरह से ये स्पष्ट है कि जो भी अभी सिंधिया समर्थक कांग्रेस पार्टी में आए हैं, तो जो कल प्रशिक्षण था, तो एक तरह से उसको भी जोड़ करके यहां देखा जा सकता है, क्योंकि रीति नीति बताने के लिए ही ये प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। पहले संघ कार्यालय लेकर के गए, फिर बीजेपी प्रदेश कार्यालय लेकर के आए, तो यहां पर उनको कहीं न कहीं पार्टी के अंदर दाखिल करने की कोशिश की गई है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ सतही आधार पर जुड़े, भले सरकार में रहे, मंत्री बन गए, लेकिन कहीं न कहीं अब उनको जड़ से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। चलिए, आप बने रहिएगा संदीप, यदि मौका रहा तो मैं फिर आपके पास लौटूंगा। 2 मेहमान मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी से राजपाल जी और योगेश जी। सबसे पहले राजपाल जी, सिंधिया जी बड़ी जल्दी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में रची बसी नजर आ रहे हैं, और जब वो रच बस गए हैं तो अंदर क्या चल रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको जन्मदिन की बधाई देता हूँ मित्र। अरे वाह, बधाई, थैंक यू। आप यशस्वी हो, जी जी, भगवान महाकाल से प्रार्थना ऐसी। सिंधिया जी का जहाँ तक प्रश्न है कि सिंधिया जी का संघ कार्यालय जाना और भाजपा की रीति नीति और भाजपा का विचार जो है, उस विचार के साथ विचार को आत्मसात करना जी, तो निश्चित तौर पर सिंधिया जी का पारिवारिक जो बैकग्राउंड है, अगर उसको हम देखेंगे तो राजमाता जी से लगा के तमाम जो हम देखेंगे, उनकी दोनों बुआएं, और ये कहीं न कहीं कार्य पद्धति भारतीय जनता पार्टी को, उसको तो बड़ी नजदीक से सिंधिया जी ने पहले से भी देखा हुआ है। और हमारी जो विचारधारा को लेकर और जिस प्रकार की संगठनात्मक कार्य करने की एक शैली है, कार्य पद्धति है, उससे भी वो परिचित हुए हैं पिछले 5-7 माह में देखेंगे तो। और कहीं न कहीं विचारधारा को पुष्ट करने के दृष्टि से समवैचारिक हमारे जो अन्य संगठन है या फिर मातृ संस्थान है, उसके प्रति भी उनका परिचयात्मक एक दौर कंप्लीट हुआ। अब मुझे ऐसा लगता है कि कल के जो उनका भोपाल का आगमन और फिर संविदा जाना, और तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कल दीपावली के बाद जो हमारे यहाँ सामान्यतः संघ कार्यालय पर जाकर और दीपावली मिलन के कार्यक्रम होते हैं, अब कोरोना की वजह से वो कार्यक्रम नहीं हो पाए, पर 1-to-1 सहज मुलाकात का दौर चालू है। सहज जो है एक दूसरे को जाकर दीपावली की शुभकामनाएं देने का दौर भी शुरू है। और साथ साथ में कल के दौरे में एक बात और विशेष रूप से देखने में आई कि जो सिंधिया जी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में अब जो लोग हमारे साथ है, उन लोगों का परिचयात्मक दृष्टि से भी संघ कार्यालय लेकर जाना, ये कहीं न कहीं सिंधिया जी की तरफ से हुआ है।
निश्चित तौर पर इस प्रकार की मेल मुलाकात, इस प्रकार की भेंट जो होती है, जो सौजन्य भेंट कहलाती है, इनके बहुत कुछ मायने तो नहीं होते, पर यह एक हमारा सामान्य शिष्टाचार है, कार्य पद्धति है, और उसका पालन करने का काम सिंधिया जी ने किया है। योगेश जी, सिंधिया आपके थे, आपके लीडर थे, आपके चार्मिंग लीडर रहे, एक ऐसा चेहरा जो निश्चित रूप से, हालांकि 2018 के बाद परिस्थितियां बदल गई, अब वो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं, लेकिन ये जो चेहरा जिस तरह से लगातार बीजेपी में रच बस गया है और रचते बसते नजर आ रहा है, क्या आगे चलकर और दिक्कतें पैदा होंगी कांग्रेस के लिए? योगेश यादव जी, चलिए योगेश यादव जी से हम जुड़ रहे हैं और उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन संदीप पौराणिक जी मेरे साथ जुड़े हैं। संदीप जी से बात कर लेता हूं। संदीप जी, आप राज्यपाल जी को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि बहुत सारी चीजें बदली है और बदलने के साथ साथ वो ये भी समझ रहे हैं कि आखिर कैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना है। लेकिन ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही है, ये जो देख रहे हैं हम बदला हुआ स्वरूप सिंधिया का, हालांकि जैसा आपने भी कहा कि राजमाता सिंधिया के वो पोते हैं, तो वो कहीं ना कहीं खून में तो है ही वो चीजें, पर ये कैसा देख रहे हैं आप आगे चलकर मध्य प्रदेश की सियासत को सिंधिया के चेहरे के रूप में? देखिए मनोज जी, सिंधिया का चेहरा तो एक बड़ी ताकत दे गया है बीजेपी को, ये सही बात है, और दूसरी तरफ कांग्रेस को वो कमजोर भी कर दिया है। ये चुनाव ने भी साबित कर दी है ये बात। जहां तक सिंधिया की बात है, तो बीजेपी भी सिंधिया का पूरा उपयोग करना चाहती है पार्टी के लिए। पूरी पार्टी में वो आए हैं और हर राजनीतिक दल ये कोशिश करता है कि जो भी उसके पास बेहतर नेता है उसका वो राजनीतिक तौर पर उपयोग करे। सिंधिया का जो मेल मिलाप है वो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। आप देखिए कि कल का जो दौरा था सिंधिया का, तो वो पार्टी अध्यक्ष के भी आवाज थे। आप मेरे साथ बने रहिएगा, योगेश यादव जोड़ रहे, जरा उनकी एक प्रतिक्रिया ले लूं मैं। योगेश जी, सिंधिया बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के साथ रचते बसते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये बदला हुआ स्वरूप सिंधिया का क्या कांग्रेस के लिए एक चैलेंज होगा? योगेश जी, चलिए योगेश यादव जी तक मेरी आवाज ही नहीं पहुंच पा रही है। योगेश जी से बात होगी। जी संदीप जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। जैसा मैं कह रहा था कि मेल मिलाप का जो तरीका है, रचने बसने का तरीका है, सारे स्तर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया एक तरफ काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी भी उन्हें अपने करीब और लाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी में अगर आपको स्थायी जगह पाना है, बीजेपी की रीति नीति से जुड़ना है, उसमें आगे बढ़ना है, तो आपको संघ से भी नजदीकी बढ़ानी होगी। वो पहले नागपुर भी गए, ये सबको पता है, अभी समीधा भी गए और वहां के पदाधिकारियों से उनने मुलाकात की। संघ को सिंधिया और करीब से जानने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। पार्टी को तो बेहतर तरीके से समझ ही रहे हैं, संघ को भी, क्योंकि भाजपा के संगठन में अगर आपको अपनी पकड़ मजबूत करनी है, संगठन में अपनी बात पहुंचानी है, तो संघ से नजदीकी आवश्यक है। और सिंधिया एक पूरी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि सिंधिया ने ये तय कर लिया है कि उनका मुकाम भाजपा में ही है, और भाजपा में वो तभी स्थापित हो सकते हैं जब संगठन और संघ दोनों के वो करीब हों, और उस पर वो चल रहे हैं। और अब उन्होंने अपने उन कार्यकर्ताओं को, उन नेताओं को, उन मंत्रियों का भी संघ से जुड़ाव शुरू कर दिया है जो अब तक संघ से दूर थे। संभवतः मुझे लगता है कि गोविंद राजपूत हो या प्रद्युम्न सिंह हो या सिसोदिया हो या ओपीएस भदौरिया हो, ये पहली बार अपने जीवन में संघ कार्यालय गए होंगे, और वो भी गए तो अपने नेता के साथ। तो ऐसा लगता है कि अब संघ, भाजपा और जो कांग्रेस छोड़कर नेता आए हैं वो एक साथ जुड़ने लगे हैं, और यही भाजपा की कोशिश भी होगी और उसी पर सिंधिया आगे चल भी रहे हैं। जी जी, राजपाल जी, जो बातें आप कर रहे थे कि महत्वपूर्ण बात यह रही कि वो अपने पूर्व मतलब जो विधायक हैं, जो जीतकर चुनाव आए, उनके साथ पहुंचे, लेकिन इस बीच में कई जगह से भीतर घाती जैसा एक आरोप भी दिखाई दिया है। खासकर रघुराज कंसाना ने इस तरह का सवाल खड़ा कर दिया है। गिरिराज दंडोतिया दबे चुबे अंदाज में ये बात की है, तो क्या इन सब मुद्दों पर भी चर्चा तो हुई होगी सिंधिया के साथ? मैं समझता हूँ संघ कार्यालय पे इन विषयों को चर्चा करने के बजाय उन्होंने संगठन स्तर पे भी इसकी चर्चा की होगी कि नहीं की होगी, ये तो मैं नहीं कह सकता। पर ये जरूर बने रहिए, मैं एक प्रतिक्रिया योगेश जी से लेना चाहूंगा, फिर जुड़ गए। योगेश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन रहा हूँ। मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि जिस तरह से सिंधिया यहां पहुंचे हैं, लगातार संघ के दफ्तर भी गए, संघ कार्यालय भी गए हैं, बीजेपी के तमाम सारे नेताओं से मुलाकात की है। बीजेपी के है अब सिंधिया, लेकिन सिंधिया की जो बढ़ती नजदीकी है
जिस तरह से वो लगातार एग्रेसिव तरीके से नजर आ रहे हैं, उनके साथ वो तमाम विधायक जो मंत्री भी रहे आपकी सरकार में भी और वर्तमान सरकार में भी वो भी पहुंचे हैं, क्या ये आगे चलकर और बड़ा चैलेंज होगा कांग्रेस के लिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो मनोज साहब आपको जन्मदिन की बहुत बधाई। आप शतायु रहे, आपकी प्रखरता, आपकी निखरता और आपके शाब्दिक जो बाण हैं वो बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करे और वो अमृत को प्राप्त करे और सहस्त्रों वर्ष तक आपकी ख्याति बनी रहे। शुक्रिया सर। जी जी ये आपके लिए शुभकामनाएं। दूसरा संदर्भ ये है कि जो आपने कहा है सिंधिया जी, देखिए सिंधिया जी को पूरा संघ पर बनना और संघ के सांचे में ढलना भी बड़ा कठिन होगा। तो सिंधिया जी की एक स्टाइल रही है, इसमें कोई वो नहीं है, बोलने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि वो आत्ममुग्धता के शिकार है और संघ आधारित राजनीति में वो उस ढांचे में कितने बैठ पाते हैं ये अभी हम नहीं कह सकते। कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से विसंगतियां उत्पन्न होगी और मुझे लगता है कि शायद इसी के कारण शीर्ष नेतृत्व में उन पर एक दबाव बनाया होगा कि भाई आप संघ के कार्यालय जाएं, वहां के पाठ्यक्रम को देखें, वहां की क्लास अटेंड करें और आपके संघ साथी हैं सबको वहां पर बुलवाएं। लेकिन मैं जानता हूं कि जो जिस तरीके का एक कांग्रेस का में स्वच्छंदता थी, कांग्रेस में एक जिसको हम कह सकते हैं कि बोलने की आजादी थी, अपनी बातों को सबको, अब संघ के ढांचे में बंद पाना सिंधिया जी के लिए कितना आसान होगा ये तो समय में ही पता चलेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं से ये कठिन चुनौती है और विसंगति उत्पन्न होगी। इसके विरोधाभास शुरू होंगे कहीं ना कहीं से और ना संघ इनको पचा पाएगा, ना ये संघ को या भारतीय जनता पार्टी को पचा पाएंगे। ये मेरा पूर्वानुमान है और अक्षरशः सच रहेगा, ये आप देखिएगा। चलिए, मैं राज्यपाल जी, आपने सुना होगा योगेश यादव जी को, जवाब दे दीजिएगा। अच्छी ब्रॉडकास्टिंग कर रहे थे योगेश जी, मौसम वैज्ञानिक की तरह से आने वाला समय बता रहे थे। इन्हें इनकी कांग्रेस का ही समय पता नहीं है। कांग्रेस का जो समय चल रहा है उसी को कैसे ठीक करोगे उसके बारे में सोचोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भाजपा क्या करेगी, संघ क्या करेगी, ये तो कर लेंगे, सक्षम है वो सब अपने में। जहां तक सिंधिया जी को लेकर आपने ये बात कही कि भाजपा कांग्रेस में स्वच्छंदता थी और वहां पर बोलने की आजादी थी, तो इतनी आजादी थी कि जब माननीय सिंधिया जी कुछ बोले तो आपने ध्यान नहीं दिया था ये आजादी है वहां कि उनको छोड़ना पड़ी पार्टी। आपके यहाँ इतनी आजादी है कांग्रेस के अंदर कि गुलाम नबी आजाद जैसा व्यक्ति जिसने 40 साल तक सिंधिया गांधी परिवार की गुलामी की, वह एक बार गांधी परिवार के खिलाफ सिर्फ इतना सा बोल देता है कि अब समय आ गया है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का योग्य व्यक्ति के चयन का, तो उसको भाजपा का दलाल करार करने का काम यही कांग्रेस करती है। कपिल सिब्बल जिसने चाटुकारिता की सारी हदें पार कर दी कांग्रेस के एक परिवार विशेष की, वो सिर्फ इतना सा बोलता है कि अब समय आ गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का योग्य व्यक्ति बने इस बात के चयन करने का। कपिल सिब्बल को भी जो है भाजपा का षड्यंत्रकारी बताया जाने का काम इसी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यालय में होता है। ये स्वच्छंदता है आपके यहाँ बोलने की, जबकि भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें गांव गरीब किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है, एक निर्धन परिवार का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में अपने कार्यकाल को शुरू करने वाला देश का गृह मंत्री बन सकता है, और एक पार्षद और एक इस प्रकार के नीचे से और एक राज परिवार के सिंधिया जी भी आपके साथ हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जब हम वैचारिक रूप से अनुष्ठान में सफल होते हैं और जब समाज हमारे ऊपर भरोसा करने लगता है तो फिर समाज के ही अंग के रूप में राजा महाराजा भी है, वो भी हम पे विश्वास करते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ गांव गरीब किसान भी जुड़ रहा है, एक वह व्यक्ति जो बिल्कुल निर्धन है वह भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है, और वहीं महल में रहने वाले सिंधिया जी जैसे लोग भी जुड़ रहे हैं। हम सबका स्वागत कर रहे हैं, हम सबको गले लगा रहे हैं। देखिए, गांव गरीब और सबका जुड़ना एक अलग मुद्दा है, लेकिन सिंधिया का जुड़ना बीजेपी में खलबली तो नहीं मचा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा है, हमारा वर्चस्व बढ़ रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर हम सरकार में हैं, राज्यों में हमारा कार्यक्षेत्र बढ़ रहा है, सरकारें बढ़ रही है, और ऐसे में हमारे साथ जब परिवार बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पर हम और संपन्न होते जा रहे हैं। योगेश जी, फिर मैं संदीप जी के पास चला हूं, एक प्रतिक्रिया आपकी ले लेता हूं। स्वच्छंदता का आपने बात कही, लेकिन उसका जवाब राज्यपाल जी ने अपने ढंग से दिया, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, राज्यपाल जी से ये पूछिएगा कि भारतीय जनता पार्टी में कितना आंतरिक लोकतंत्र है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। ये पार्टी सिर्फ दो व्यक्तियों की पार्टी हो गई है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी।
जिस तरीके से आडवाणी जी से लेकर मुरली मनोहर जोशी तक को दरकिनार किया गया, वैसे ही अभी शनि शनि आप देखते जाइए, पहले पोस्टर पर सिंधिया जी दूसरे नंबर पर थे, धीरे धीरे 11वें नंबर पर पहुंच गए और आने वाले समय में पोस्टर से भी वो बाहर हो गए। कितना लोकतंत्र है और कितनी स्वच्छंदता रहेगी, ये आने वाला समय बताएगा। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आप बारूद के ढेर को राख से नहीं ढक सकते, आप राख से ढकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से चिंगारी सुलग रही है और इस चिंगारी का विस्फोट आने वाले समय में निश्चित ही नजर आएगा। ये कोई मौसम वैज्ञानिक की भविष्यवाणी नहीं है। मौसम वैज्ञानिक की भविष्यवाणी तो हमेशा एक अनुमान पर आधारित होती है, ये तथ्यात्मक और वैचारिक आधार पर ये यहाँ पर प्रस्तुति है, क्योंकि तथ्य वैसे सामने आते जा रहे हैं। पोस्टर से सिंधिया जी गायब होते जा रहे हैं, दरकिनार किए जा रहे हैं। उनके जब 7 विधायक आए तो उनको तवज्जो, उनका वेटेज कम होता जा रहा है, उन पर नकेल कसी जा रही है, उनकी स्टाइल बदली जा रही है, उनका तरीका बदला जा रहा है, उनके भाषण में अंकुश किया जा रहा है, उनको बोलने के लिए तोल मोल के बोल के हिसाब से उनको निर्देश प्रदान किए जा रहे हैं कि आप तो यही कह रहे थे कांग्रेस में कि मुझे जो मेरी बात रखना चाहिए, जो गरीब के लिए मैं बात कर रहा था वो नहीं रख पाए, जो लोगों को नौकरी दिया जाना चाहिए था वो नहीं दे पाए, लिहाजा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। कांग्रेस में भी तो यही हो रहा था। अरे साहब, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा था कि किसानों के मामले में ऋण माफी पे कांग्रेस ने कार्य किया है। आप बाध्य कर दें वो भारतीय जनता पार्टी को कि किसानों का ऋण माफ होना चाहिए। आप बाध्य कर दें वो जो चंबल और ग्वालियर संभाग में विकास की धारा बहाई थी कांग्रेस ने और कमलनाथ जी के नेतृत्व में, अब वो बाध्य कर दें या एक बयान जारी कर दें। देख लेते हैं कौन सा आंतरिक लोकतंत्र और प्रजातंत्र है। कांग्रेस में तो वो छूट करके बोल देते थे कि मैं सड़क पर आ जाऊंगा। एक बयान फिर से दोहरा दे कि भारतीय जनता पार्टी में यदि किसानों की ऋण माफी नहीं हुई और चंबल और ग्वालियर संभाग का विकास नहीं हुआ, बहुत सारी योजनाएं, कानून के मामले में जो वादे किए गए थे, तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा, तो मैं जान जाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने। मैं आपका जवाब लूंगा योगेश जी। संदीप जी, ये जो सब तमाम तरह की बातें आप सुन रहे हैं, बीजेपी को भी सुना आपने, कांग्रेस को भी सुना, तो आगे चलकर क्या ये भी एक अलग तरह का चैलेंज होगा सिंधिया के लिए? देखिए मनोज जी, दोनों राजनीतिक दल अपने अपने तरह से बात कहते हैं और सबको अपनी बात कहने की आजादी भी है। सबके अपने लोकतांत्रिक तरीके हैं, वो अलग अलग तरह से परिभाषित होते हैं। राजनीतिक दल अपनी तरह से करते हैं। ये बिल्कुल तय है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में अभी आए हैं। भाजपा को वो समझ रहे हैं, संघ को वो समझ रहे हैं और संघ और भाजपा भी उन्हें समझ रहा है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है योगेश जी की, इस बात से मैं सहमत हूँ कि वो माहौल जो कांग्रेस में कहने का रहता है या सड़क पे उतरने जैसी बात कह लेते हैं कांग्रेस में रह के, वो भाजपा में कहना आसान नहीं है, क्योंकि वहां पर एक अनुशासन की लगाम होती है संगठन के पास। इसलिए आप मंच पे तो वो बात कह सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक कहना बड़ा मुश्किल होगा। हाँ, सिंधिया को अपने तौर तरीके के साथ अपने राजनीतिक अंदाज को बदलना होगा और ये बदलाव आप देख भी रहे हैं, उसकी शुरुआत हो चुकी है। सिंधिया का मेल मिलाप बढ़ गया है, उस तरह के एग्रेसिव बयान भी नहीं आ रहे हैं। वो संगठन, सत्ता और उसकी सीमित दायरे में रह के बात कर रहे हैं। इस दायरे में रहते हुए सिंधिया को काम करना होगा। ये वाकई में चुनौती होगी कि जिस माहौल में 20 साल रहे उसके ठीक अलग माहौल में वो आए हैं, तो उन्हें अपने को तो बदलना होगा और ये चुनौतीपूर्ण भी रहेगा व्यक्तिगत तौर पर सिंधिया के लिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का, आप मेरे साथ जुड़े, संदीप का भी धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में अब सियासत के साथ साथ सिंधिया भी बदल गए और कहता है समय की नजाकत भी यही कहती है कि समय के साथ चलना सीख जाइए तो रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। सिंधिया ने समझ लिया कि कांग्रेस एक अलग तरह की पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरह की पार्टी है और इसकी जो विचारधारा है उसके साथ हमें रंगना होगा, चलना होगा, जब ही आगे का रास्ता और आसान भी होगा और सरल भी होगा। लेकिन कितना समझ पाते हैं, अभी तो ये लग रहा है कि वो शायद इस तरफ चल पड़े हैं, पर उनका ये बदलना, उनका ये चलना किस किस को कैसा लगेगा, कैसा दिखेगा और इसके क्या परिणाम सामने आएंगे बीजेपी के भीतर और कांग्रेस के भीतर, वो देखना दिलचस्प रहेगा। पर अभी तो यही कहेंगे सिंधिया बीजेपी के। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।